हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़ टू नो पर। इससे पहले की क्लास में हमने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाई की है और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है और अलाउद्दीन खिलजी का एक क्लास हुआ है और उस क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के परिचय के बारे में, उसके काल के दौरान हुए विद्रोह और विद्रोह उन्मूलन के उपाय और मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ा है। चूँकि मैंने कहा था कि अलाउद्दीन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे और शायद ये 2 पार्ट से बढ़ के 3 पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि अलाउद्दीन के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए आप क्लास में बने रहिए और क्लास को पढ़िए और अगर क्लास उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार चूँकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दोनों तरफ हुआ है, तो अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में विलय की नीति, प्रत्यक्ष नियंत्रण अपनाई। अलाउद्दीन ने जो उत्तर भारत में विलय की नीति अपनाई थी, वो विलय की नीति प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति थी। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में क्षेत्रीय विस्तार की प्रथम योजना गुजरात से प्रारंभ की। तो उत्तर भारत का पहला राज्य गुजरात था, जहाँ पर अलाउद्दीन ने अपने क्षेत्रीय विस्तार की प्रथम योजना प्रारंभ की थी। नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है। स्टेनले लेन पूल ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त की संज्ञा दी है। चूँकि समुद्रगुप्त भी एक साम्राज्यवादी शासक था, उसने भी लगभग भारत के बहुत सारे साम्राज्य को जीता था, इसीलिए शायद लेन पूल ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त का संज्ञा दी है, क्योंकि अलाउद्दीन भी विश्व विजेता का विचार अपने मन में रखता था। तो आइए देखते हैं। पहला राज्य गुजरात। गुजरात पर आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ। गुजरात का शासक कर्णदेव था, जो कि बघेला वंश का था। गुजरात पे आक्रमण का कारण था, पहला कारण पश्चिमी तट के बंदरगाहों के व्यापार मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना, मूलतः अरबी, इराकी व तुर्की घोड़ों का आयात। चूँकि किसी भी शासक को युद्ध जीतने के लिए कुशल योद्धा और घोड़ों की ज़रूरत होती थी, जो कि उस समय भारत में वैसे उम्दा किस्म के घोड़े मौजूद नहीं थे और उम्दा किस्म के घोड़े जो वो अरब, इराक और तुर्की में ही पाए जाते थे और वहाँ से घोड़ों का आयात करना समुद्री मार्ग से ही हो पाता था। और जो ये गुजरात का इलाका था वो समुद्री इलाका था और एक मुख्य बंदरगाह था, इसीलिए गुजरात पे आक्रमण का कारण सटीक बैठता है। पहला कि पश्चिमी तट के बंदरगाहों के व्यापार मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना, जो कि मूलतः अरबी, इराकी व तुर्की घोड़ों के आयात के लिए। दूसरा कारण हो सकता है हज यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह था गुजरात। यहाँ पे सल्तनत का नेतृत्व किया था उलूग खां एवं नुसरत खां ने। सल्तनत का नेतृत्व किया था उलूग खां एवं नुसरत खां। नोट में एक पॉइंट लिखा है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। गुजरात आक्रमण पर जाते हुए उलूग खां ने मार्ग में जैसलमेर पर आक्रमण किया। जैसलमेर का शासक था भाटी मूलराज। तारीख़े मासूमी एकमात्र फारसी स्रोत है जिसमें अलाउद्दीन के समय जैसलमेर विजय का उल्लेख मिलता है। तो गुजरात पे आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? कर्णदेव अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गया और उसकी मुख्य रानी कमला देवी शत्रु के हाथों पकड़ी गई और कालांतर में अलाउद्दीन के साथ कमला देवी का विवाह हो गया। नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा था, इसीलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है।
चूँकि हम ये जानते हैं कि मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का सेनापति था और अलाउद्दीन ने उसे गुजरात विजय के दौरान ख़रीदा था। लेकिन कभी क्वेश्चन में ये अलाउद्दीन ना देकर ऑप्शन में अगर ये दे दे कि बताइए कि मलिक काफूर को किसने ख़रीदा था, और ऑप्शन में अगर नुसरत खां रहे तो नुसरत खां राइट आंसर होगा, क्योंकि उस समय गुजरात का नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां ने ही किया था। गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने गुजरात का सूबेदार अल्फ खां को नियुक्त किया। गुजरात के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन का अगला आक्रमण रणथंभौर पर था, जो कि 1300 से 1301 ईस्वी के दरमियान था। वहाँ का शासक रणथंभौर का शासक राणा हमीर देव थे और रणथंभौर पर आक्रमण का कारण था गुजरात के साथ संपर्क सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को राणा द्वारा शरण देना। चूँकि मंगोल जो थे अलाउद्दीन के बहुत बड़े दुश्मन थे और अलाउद्दीन के नहीं सल्तनत के ही दुश्मन थे, और चूँकि अलाउद्दीन के हमने पढ़ा है कि अलाउद्दीन के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, और एक मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह जो था वो भागकर रणथंभौर चला गया था, जहाँ पर राणा हमीर देव ने उसको शरण दिया था। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने का एक दूसरा कारण ये भी था मोहम्मद शाह को राणा द्वारा शरण देना। सल्तनत का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने ही किया था। नोट: नुसरत खां की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन स्वयं शामिल हुआ था। रणथंभौर के विजय के दरमियान नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी, तो बाद में अलाउद्दीन ने स्वयं इस आक्रमण का नेतृत्व किया था। रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन के सेनाओं ने उलुग खां और नुसरत खां ने झाइन पर अधिकार किया और उसका नाम शहर-ए-नौ कर दिया। शहर-ए-नौ देख लीजिएगा एक बार, झाइन पर अधिकार करके उसका नाम शहर-ए-नौ कर दिया गया। रणथंभौर आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? खाद्य सामग्री की कमी और अकाल फैलने के कारण रणथंभौर की पराजय हुई। नोट में एक पॉइंट लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, देखिए। रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर संपन्न किया, और जिसका वर्णन खुसरो ने तारीख़-ए-अलाई में किया है, और ये जौहर का प्रारंभिक साक्ष्य है। देखिए, जौहर एक अनुष्ठान होता था जो राजपूत महिलाओं द्वारा वैसे समय में किया जाता था जब उन्हें लगता था कि कोई विद्रोही आक्रमण उनके शहर को तबाह कर देगा, लूट लेगा, और स्त्रियों के इज्जत पर खतरा मंडरा रहा होगा। तो उस समय राजपूत वीरांगनाएं, जो राजपूत महिलाएं होती थीं, वो जौहर का अनुष्ठान करती थी, यानी कि वो आग में अपने आप को समर्पण कर देती थी। तो ये पहली बार घटना हमें रणथंभौर अभियान में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका वर्णन अमीर खुसरो ने तारीख़-ए-अलाई में किया है, जो कि जौहर का प्रारंभिक साक्ष्य माना जाता है। तो रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर संपन्न किया था, जिसका वर्णन अमीर खुसरो ने तारीख़-ए-अलाई में किया है, जो कि जौहर का प्रारंभिक साक्ष्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि जौहर का प्रारंभिक साक्ष्य अलाउद्दीन के किस आक्रमण के दौरान देखने को मिलता है, तो वो रणथंभौर आक्रमण होगा। इसके बाद रणथंभौर आक्रमण के बाद अलाउद्दीन का अगला आक्रमण चित्तौड़ पे होता है 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ मेवाड़ प्रदेश की राजधानी थी। चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था, जो कि गुहिल वंशी था। राणा रतन सिंह गुहिल वंशी था। चित्तौड़ पे आक्रमण का कारण था एक पहला तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, और दूसरा रानी पद्मिनी को पाने की अभिलाषा। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कपोल कल्पित कारण। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि रानी पद्मिनी को पाने की अभिलाषा के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये एक कपोल कल्पना है, क्योंकि इसका उल्लेख पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्य पद्मावत में देखने को मिलता है, जहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मावती और अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के बारे में जानकारी दी है, और एक इसे रूमानी कल्पना की तरह लिखा है। तो चित्तौड़ पे
आक्रमण का उचित कारण रानी पद्मिनी को पाने की अभिलाषा नहीं हो सकती है और इसका उचित कारण साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ही हो सकती है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान वर्णन का मुख्य स्रोत अमीर खुसरो है, जो स्वयं इस अभियान में था। ये देख लीजिएगा कि चित्तौड़ आक्रमण में अमीर खुसरो स्वयं इस अभियान में था और यहाँ पर भी राजपूत महिलाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया था। तो जौहर यहाँ पे भी किया था, लेकिन पहली बार जौहर का वर्णन रणथंभौर अभियान में होता है। और चित्तौड़ में जो राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था, इसका हृदय विदारक वर्णन एनल्स के लेखक कर्नल टॉड ने किया है। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है कि जो चित्तौड़ में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, उसका वर्णन किस साहित्यकार या लेखक ने किया है, तो कर्नल टॉड ने। चित्तौड़ पे विजय के पश्चात चित्तौड़ का दुर्ग जो है खिज्र खां, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था, खिज्र खां के नियंत्रण में सौंप कर उसका नाम खिजराबाद रख दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य का नाम अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा था, तो चित्तौड़ का। पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत 1540 में है। तो ये इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पद्मावत किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब, तो 1540 में। और इसमें किसका उल्लेख है, तो पद्मिनी प्रकरण का, जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी। इसके बाद चित्तौड़ के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन का अगला आक्रमण मालवा पर होता है 1305 ईस्वी में। मालवा का शासक महलक देव थे। मालवा पे आक्रमण का कारण था गुजरात जाने वाली मार्ग पर नियंत्रण और दूसरा कारण था दक्षिण की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करना। यहाँ पर सल्तनत का नेतृत्व आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया था और इसका परिणाम क्या हुआ, मालवा के आक्रमण के दौरान मांडू, उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी पर सल्तनत का अधिकार हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि धारानगरी में परमार भोज द्वारा स्थापित लौह स्तंभ को आइन उल मुल्क द्वारा तोड़ दिया गया था। तो ये देख लीजिएगा कि पूछ सकता है कि सल्तनत द्वारा या आइन उल मुल्क मुल्तानी द्वारा कब धारानगरी में लौह स्तंभ को तोड़ दिया गया था, तो 1305 ईस्वी में, जब शासक महलक देव था मालवा का। मालवा आक्रमण के बाद अलाउद्दीन का अगला आक्रमण उत्तर भारत में सीवाना पर होता है 1308 ईस्वी में। मारवाड़ प्रदेश स्थित सबसे शक्तिशाली दुर्ग सीवाना का दुर्ग था। मारवाड़ प्रदेश स्थित सबसे शक्तिशाली दुर्ग था सीवाना। सीवाना का शासक था परमार राय शीतल देव, जिसने अलाउद्दीन के सामने समर्पण से इनकार कर दिया था। सल्तनत का नेतृत्व अलाउद्दीन ने स्वयं किया था। परिणाम ये हुआ सीवाना की पराजय हुई और कमालुद्दीन गुर्ग वहाँ का प्रशासक नियुक्त हुआ। फिर सीवाना के बाद उत्तर भारत में अलाउद्दीन का अगला आक्रमण और अंतिम आक्रमण जालौर पर हुआ 1311 ईस्वी में। उत्तर भारत के युद्ध क्रम में अंतिम अभियान, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अंतिम अभियान कहाँ था, तो जालौर था 1311 ईस्वी में। और जालौर का शासक था कान्हड़ देव और उसके पुत्र वीरम देव। नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि पद्मनाभ कृत कान्हाड़े प्रबंध नामक गुजराती महाकाव्य में जालौर के दीर्घकालीन संघर्ष का वर्णन मिलता है और अंततः जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि अलाउद्दीन ने किस राज्य का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, तो जालौर का। तो ये उत्तर भारत के कुछ अभियान रहे अलाउद्दीन द्वारा। पहला अभियान गुजरात के बाद रणथंभौर के बाद चित्तौड़ के बाद मालवा के बाद सीवाना और अंतिम अभियान जालौर 1311 ईस्वी। इसके बाद अलाउद्दीन का अभियान दक्षिण भारत की तरफ गया। तो आइए देखते हैं दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विलय की नीति न अपनाकर अधिराजत्व की नीति अपनाई। अधिराजत्व की नीति क्या थी? अधिराजत्व की नीति ये थी कि कोई वो राज्य
उसका सल्तनत में विलय नहीं होगा और वो राज्य बस अधीनता स्वीकार करे और उपहार दे और वार्षिक कर भेजे और जब सल्तनत को ज़रूरत हो तो सैन्य सहायता दे। तो यही अधिराजत्व की नीति थी जिसको दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने अपनाया था। अभियान का कारण, दक्षिण भारत में अभियान का कारण स्वर्ण का लोभ और यश की कामना। ये दो कारण दक्षिण भारत अभियान के उपयुक्त बैठते हैं, स्वर्ण का लोभ और यश की कामना। स्वर्ण का लोभ इसलिए बोल सकते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी, जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है, देवगिरी पर आक्रमण किया था और अपार धन प्राप्त किया था और वही धन आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी को शासक बनने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। तो अलाउद्दीन ने स्वर्ण के लोभ के कारण दक्षिण भारत अभियान को स्टार्ट किया और यश की कामना एक और कारण हो सकता है दक्षिण भारत अभियान का। नोट: तुर्कों का दक्षिण पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण उस समय जलालुद्दीन शासक था, जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। जब अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के अभियान की योजना बनाई तो उस समय दक्षिण भारत पर 4 प्रमुख राजवंश काबिज थे। आइए इन 4 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। इन 4 राजवंशों के बारे में पढ़ने से पहले एक पॉइंट देखते हैं कि अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय नायब मलिक काफूर को जाता है, जिसमें ख्वाजा हाजी उसका सहायक था और अमीर खुसरो साथ में था। तो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था और बहुत अच्छे तरीके से सफलता भी प्राप्त की थी, जिसके बाद अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नायब का पद दिया था। तो और इसका वर्णन, मलिक काफूर के दक्षिण विजय का वर्णन खजाइनुल फतूह में हमें विस्तृत रूप से देखने को और पढ़ने को मिलता है। तो दक्षिण भारत में 4 राजवंश काबिज थे। पहले राजवंश के बारे में देखते हैं, देवगिरी। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। देवगिरी में पहली बार आक्रमण 1296 में ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन ने किया था जलालुद्दीन के समय। दूसरी बार आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ और तीसरी बार 1312 ईस्वी में हुआ। उस समय देवगिरी का शासक शंकर देव था। देवगिरी पर आक्रमण का कारण, पहला, बघेल राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी द्वारा अलाउद्दीन से अपनी पुत्री देवल रानी को पाने का आग्रह। चूँकि जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कर्णदेव अपनी बेटी देवल रानी के साथ भागकर देवगिरी गया था और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने कर्णदेव को अपने राज्य का एक हिस्सा, जो कि बगलाना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उसको शासन करने की स्वतंत्र स्थिति पैदा कर दी थी, जिससे कर्णदेव बगलाना में स्वतंत्र शासन करता था। तो और उसके बाद जब उसकी पत्नी कमला देवी गुजरात अभियान के दौरान शत्रु के हाथ में आ गई तो मलिक काफूर उसको सल्तनत ले गया और अलाउद्दीन ने उसको अपने हरम में रखा और बाद में कालांतर में अलाउद्दीन ने कमला देवी से शादी कर लिया। तो कमला देवी अपनी बेटी देवल रानी से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने सुल्तान से आग्रह किया कि उसे उसकी पुत्री देवल रानी से मिलवाए। तो पहला कारण ये था कि बघेल राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी द्वारा अलाउद्दीन से अपनी पुत्री देवल रानी को पाने का आग्रह। दूसरा कारण था रामचंद्र देव द्वारा गुजरात के शासक राय कर्ण को अपने यहाँ शरण देकर बगलाना हिस्सा देना। तीसरा कारण था रामचंद्र देव द्वारा 2-3 वर्षों से सल्तनत को वार्षिक कर ना देना, जो कि उपयुक्त कारण माना जाता है, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने वार्षिक कर के रूप में एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, लेकिन 1305, 6, 7 ये 3 ईस्वी में रामचंद्र देव ने
कोई कर नहीं दिया था। इसके चलते देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन के द्वारा हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देवगिरी पर रामचंद्र की हार हुई, उसे सम्मान सहित दिल्ली भेजा गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि चंदोला, जिसे सफ़ेद छत्र है कहते हैं, चंदोला दिया और 1 लाख सोने के टंके प्रदान किए और उपहार स्वरूप नवसारी जिला, जो कि गुजरात का जिला था, दिया। नोट में एक पॉइंट लिखा है, देखिए, देवल रानी को दिल्ली लाया गया और उसका विवाह अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां से किया। आसिका, जो कि अमीर खुसरो कृत एक साहित्य है, आसिका में इनके प्रेम प्रसंगों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण का दूसरा साम्राज्य था वारंगल, जो कि आधुनिक तेलंगाना का क्षेत्र था। यहाँ पर आक्रमण 1309-1310 ईस्वी में हुआ। शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, जो कि काकतीय वंश का शासक था। वारंगल में परिणाम ये हुआ कि रुद्रदेव द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और आत्मसमर्पण के चिन्ह हेतु उसने अपनी एक सोने की मूर्ति भेजी जिसके गर्दन में जंजीर पड़ी थी। नोट में जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप रुद्रदेव ने अपार संपत्ति के अलावा गोलकुंडा की खद्यान से निकला हुआ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को दे दिया, जिसको काफूर ने अलाउद्दीन को दे दिया और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र मुबारक खिलजी को दे दिया। तीसरा साम्राज्य था दक्षिण भारत में द्वार समुद्र, जो आधुनिक कर्नाटक का क्षेत्र आता है। यहाँ पर अभियान 1310 से 1311 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का शासक था वीर वल्लाल तृतीय, जो कि होयसल वंश का शासक था। वीर वल्लाल तृतीय, होयसल वंश। परिणाम क्या हुआ? वीर वल्लाल की पराजय हुई और वार्षिक कर भेजने का वायदा किया। और अंतिम अभियान दक्षिण में था माबर, जिसको मदुरा भी बोलते हैं, जो कि आधुनिक तमिलनाडु का क्षेत्र होता है। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने माबर पर आक्रमण किया, जहाँ माबर का शासक मारवर्मन कुलशेखर था, जो कि पांड्य वंश का शासक था। लेकिन कुछ समय बाद ही मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र सुंदर पांड्य मदुरा का शासक हुआ। आक्रमण के क्रम में काफूर ने बहुत सारे मंदिरों को लूटा, हानि पहुंचाई, जिसमें कुछ प्रमुख मंदिर हैं मदुरा स्थित शिव का सुंदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम का स्वर्ण मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर इत्यादि। ये जो श्री रंगनाथ मंदिर है, इसको बहुत हानि पहुंचाया गया था। बाद में जब विजयनगर साम्राज्य काबिर होता है, तब इस श्री रंगनाथ मंदिर का उद्धार करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, खजाइनुल फतूह और देवल रानी में खुसरो ने माबर के अनेक मंदिरों की विनाश की चर्चा की है। खजाइनुल फतूह और देवल रानी में खुसरो ने माबर के अनेक मंदिरों की विनाश की चर्चा की है। माबर पे आक्रमण का परिणाम क्या हुआ कि माबर अभियान, साहित्यकार और अमीर खुसरो माबर के आक्रमण के परिणाम के बारे में कहते हैं कि माबर अभियान राजनैतिक दृष्टि से असफल रहा, किंतु धन प्राप्ति की दृष्टि से सबसे सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी और काफूर को माबर से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई थी और इसी धन की प्राप्ति को लेकर इतिहासकार इरशाद शर्मा ने इस लूट के बारे में कहा है कि काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होंगी। इन 4 राज्य पे आक्रमण के बाद मलिक काफूर के सफलता से खुश होकर अलाउद्दीन ने मलिक नायब, जो कि सुल्तान का निजी प्रतिनिधि का पदवी होता था, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दिया। तो ये रहा अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला क्लास भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के एक अभी शानदार टॉपिक अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि सल्तनत में पहली बार किसी शासक द्वारा कुछ आर्थिक सुधार किए गए थे और यह आर्थिक सुधार की सारी डिटेल्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद।